रात के 10:15 बजे 18 दिसंबर 2024 प्रयागराज जिला पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 पर एक घबराई हुई कॉल आई। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज हताशा में चीख रही थी, मेरी बीवी और बेटे का खून हो गया है, मुझे बचाओ, कोई घर में घुस आया है, मेरा घर किदगंज इलाके में है, हे भगवान। इस आवाज ने पूरी शिफ्ट को सन्न कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद रेड अलर्ट का सिग्नल जारी कर दिया गया। 112 पुलिस बल और प्रयागराज शहर की पुलिस तुरंत तेज गति से रात के अंधेरे में निकल पड़ी। घटना स्थल गंगा नदी के किनारे एक शांत रिहायशी इलाके में स्थित एक शानदार 3 मंजिला घर था। लोहे का गेट खुला हुआ था। घर के अंदर की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन कोई भी आवाज जवाब में नहीं आ रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और अनहोनी की भारी गंध थी। जब पुलिस बल अंदर घुसा तो उन्होंने एक आदमी को लिविंग रूम के बीच में गिरा हुआ पाया। वो 38 वर्षीय राजेश कुमार था, जो घर का मालिक था। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें टूट रही थीं। साहब, मेरी बीवी और बेटे को बचा लो, किसी ने उन्हें मार डाला है, राजेश ने रुंधे हुए गले से कहा। सिपाही तुरंत जांच के लिए फैल गए। पहली मंजिल पर हाथापाई के कोई निशान नहीं थे, लेकिन सीढ़ियों की ओर जाने वाले दरवाजे पर एक अजीब घसीटने का निशान था, जैसे कोई घबराहट में भागा हो। एक दूसरी टीम तुरंत दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी। यहां उन्होंने पाया कि बेडरूम की लाइट अभी भी जल रही थी। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। ठंडी हवा के झोंके से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। हवा में खून की भारी गंध थी। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास पूरे घर में फैल गया। कैप्टन ने पूरी टीम को चुप रहने का इशारा किया। हर कोई उस दरवाजे के खुलने से पहले के तनाव को महसूस कर सकता था। उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बेहद गंभीर मामला उनके अंदर इंतजार कर रहा था। ये वो मामला था जो आने वाले कई महीनों तक गंगा नदी के किनारे बसे इस पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाला था। जैसे ही जांच टीम दूसरी मंजिल पर चढ़ी, माहौल तुरंत बदल गया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, खून की गंध और भी तेज होती गई। दालान के आखिर में बेडरूम से आती रोशनी ने हर किसी को डरा दिया। कैप्टन विक्रम ने धीमी आवाज में शांति से एक एक कमरे की जांच की। पहले कमरे का दरवाजा धीरे से धकेला गया। उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बड़े बिस्तर पर घर के मालिक की 34 वर्षीय पत्नी प्रिया शर्मा बेजान पड़ी थी। चादर और तकिए अस्त व्यस्त थे, सामान बिखरा पड़ा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी एक भयंकर संघर्ष हुआ हो। उसका बायां हाथ अभी भी बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था। उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे वो आखिरी पलों में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक युवा सिपाही ने झुककर जांच की और फिर सिर हिला दिया। पूरी टीम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। कोई कुछ नहीं बोला। केवल दीवार पर लगी घड़ी की धीमी और डरावनी टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही एक दूसरी टीम ने बगल के छोटे कमरे का दरवाजा खोला, वे एक बार फिर चौंक गए। प्रिया का 5 साल का बेटा रोहन कुमार फर्श पर गिरा पड़ा था। उसके खिलौने अभी भी बिखरे हुए थे। उस मासूम चेहरे पर अभी भी डर का भाव था, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सबसे अनुभवी सिपाहियों को भी शांत होने में कुछ सेकंड लग गए। दालान में एक युवा सिपाही ने सीढ़ियों की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। कैप्टन विक्रम ने तुरंत अपने कमांडर को रिपोर्ट किया। 2 पीड़ित, एक महिला और एक बच्चा तेज धार वाले हथियार से हमले के निशान हैं। घटना स्थल को सील करने का अनुरोध है। केवल 10 मिनट के भीतर शहर की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल को घेर लिया गया। जांच के लिए हर क्षेत्र को सील कर दिया गया। जांचकर्ता हर विवरण को सावधानी पूर्वक दर्ज कर रहे थे। बेडरूम की खिड़की बाहर से तोड़ी गई थी। कब्जे पर खरोच के स्पष्ट निशान थे। कुछ दराजें खंगाली गई थीं। सामान अस्त व्यस्त था। फर्श पर कीचड़ वाले जूतों के निशान थे।
जिससे पता चलता था कि अपराधी बाहर से आया होगा। शुरुआती संकेतों ने सभी को लूटपाट और हत्या की थ्योरी की ओर झुका दिया, लेकिन जो बात उन्हें परेशान कर रही थी वो ये थी कि घर एक ऐसे रिहायशी इलाके में था जहां कैमरे लगे थे। लोहे का मजबूत गेट था और हरकत होने पर खुद जलने वाली सेंसर लाइटें भी थीं। क्या कोई इतना दुस्साहसी चोर इतनी देर रात को घर में घुसने की हिम्मत करेगा, जबकि घर के मालिक अभी भी जाग रहे थे? उसी समय पति राजेश कुमार अभी भी नीचे के तल पर सदमे में बैठा था। जब उसे पहचान के लिए बुलाया गया तो वो गिर पड़ा। लगातार अपनी पत्नी और बेटे का नाम लेकर रोता रहा। कई सिपाहियों को उसे घबराहट की हालत में बाहर ले जाना पड़ा। राजेश ने कहा, मैं एक पार्टनर से मिलकर वापस आया, देखा तो दरवाजा खुला था, आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं ऊपर भागा और ये सब देखा। उसकी टूटी फूटी बात से ये पता चला कि राजेश लगभग 10:30 बजे घर लौटा था, यानी पुलिस को फोन करने से सिर्फ 15 मिनट पहले। इस समय तक शहर के पुलिस प्रमुख मौके पर पहुंचकर सीधे निर्देश दे रहे थे। घटनास्थल की तस्वीरें ली गईं। फिंगरप्रिंट और संदिग्ध स्थानों से जैविक नमूने एकत्र किए गए। हर कोई जल्दी में था, क्योंकि वे जानते थे कि हर गुजरते पल के साथ अपराधी को ट्रैक करने का मौका कम होता जा रहा है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के दरारों से सीटी बजाती हवा ने माहौल को और भी भारी बना दिया। गंगा के किनारे का शांत मोहल्ला अब पुलिस की गाड़ियों की चमकती रोशनी और लोगों की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। हे भगवान, राजेश के घर में ऐसा कैसे हो गया? उस रात प्रयागराज सोया नहीं। रात में आई एक कॉल से एक चौंकाने वाली त्राजेडी सामने आ गई थी, और जबकि पूरा बल लूट और हत्या की दिशा में जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कोई नहीं जानता था कि इस मामले का असली मकसद बहुत गहरा था। जब फोरेंसिक जांच के नतीजे आए तो सब कुछ एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया। जैसे ही किदगंज इलाके में हुए अपराध की खबर मिली, प्रयागराज जिला पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रमुख कर्नल अर्जुन खन्ना ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन करने का निर्देश दिया। वो लगभग 30 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी अधिकारी थे, जिन्होंने कई दुखद मामले देखे थे। लेकिन जब उन्होंने इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट देखी तो उन्हें भी एक गहरी सांस लेनी पड़ी। एक महिला, एक बच्चा, एक ही परिवार की 2 जिंदगियां। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। 3 जांच टीमों का गठन किया गया। एक टीम घटनास्थल की जांच करने, सबूत और निशान इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थी। एक टीम आसपास के कैमरों की जांच करने और संदिग्धों की पहचान करने पर केंद्रित थी, और बाकी टीम पहले गवाह से पूछताछ करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसने फोन किया था, राजेश कुमार। शहर के पुलिस मुख्यालय लाए जाने के बाद राजेश कुमार अभी भी गहरे सदमे में था। उसकी आंखें लाल थीं और रोने के कारण उसकी आवाज बैठ गई थी। अधिकारियों को उसे थोड़ी देर आराम करने, पानी पीने देना पड़ा। फिर उन्होंने उसका बयान दर्ज करना शुरू किया। जब अपराध की रात के बारे में पूछा गया तो राजेश ने काफी स्पष्ट रूप से बताया। उसने कहा कि साल का अंत होने के कारण वो काम सौंपने में व्यस्त था। लगभग शाम 6 बजे वो एक पार्टनर से मिलने के लिए घर से निकला, जो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाला एक दोस्त था। बैठक रात 10 बजे तक चली। कई गवाह थे जिन्होंने उसे लगभग 10:30 बजे घर पहुंचते देखा था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि लाइटें जल रही थीं और गेट खुला हुआ था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी ने किसी पड़ोसी को कुछ दिया होगा या कहीं गई होगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे कुछ अजीब लगा। सामान बिखरा पड़ा था, सीढ़ियों पर कीचड़ के निशान थे। मैंने बहुत आवाज दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ढह गया। राजेश रुक गया। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। एक अधिकारी ने, जो लिख रहा था, सिर उठाकर देखा। धुंधली पीली रोशनी में उस आदमी के चेहरे पर वास्तव में घबराहट और दर्द का भाव था। वो कई बार रुंध गया। उसे सांस लेने के लिए रुकना पड़ा। जब पारिवारिक संबंधों के बारे में पूछा गया तो राजेश ने धीरे धीरे कहा, हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी पत्नी प्रिया ऑनलाइन कारोबार करती थी और उसकी भी अच्छी आय थी।
हमारा परिवार खुशी से रहता था, कोई झगड़ा नहीं, किसी पर कोई कर्ज नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजेश का बयान धीमा था, कई बार बाधित हुआ, लेकिन जांच दल के लिए रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त सुसंगत था। जांच के बाद जांच दल ने पुष्टि की कि उस रात राजेश वास्तव में अपने 2 दोस्तों के साथ एक रेस्तोरां में था। इलाके के कैमरों ने भी उसे लगभग 10:15 बजे रेस्तोरां से निकलते हुए रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब था कि राजेश का बयान उसके द्वारा दिए गए समय से मेल खाता था। शुरुआती तथ्यों के आधार पर जांच दल ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी का मकसद सबसे अधिक संभावना लूट और हत्या का था। घटना स्थल पर छानबीन के निशान थे, खिड़की तोड़ी गई थी, सामान अस्त व्यस्त था, प्रिया के कुछ छोटे गहने गायब थे। हालांकि जो बात जांचकर्ताओं को परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर ये लूट थी तो अपराधी ने 2 पीड़ितों, एक महिला और एक बच्चे पर इतनी क्रूरता से हमला क्यों किया, और पड़ोसियों ने कोई आवाज क्यों नहीं सुनी, जबकि ये इलाका घनी आबादी वाला था। रात में हुई एक आपातकालीन बैठक में कर्नल खन्ना ने रिहायशी इलाके से लेकर मुख्य सड़क तक के सभी सुरक्षा कैमरों की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने फोरेंसिक टीम को सभी फिंगरप्रिंट, खून के नमूने, जूतों के निशान निकालने और उन्हें तत्काल जांच के लिए भेजने का भी निर्देश दिया। देर रात तक कुछ प्रारंभिक जानकारी एकत्र की गई। सब कुछ इंगित करता था कि अपराध रात 8 बजे से 9 बजे के बीच हुआ था, यानी राजेश के घर आने से कम 1.5 घंटे पहले। इसने अस्थायी रूप से इस संदेह को खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय के दौरान राजेश को दोस्तों के साथ रेस्तरां में होने की पुष्टि की गई थी। हालांकि अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ कर्नल खन्ना ने खुद को कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने घटनास्थल की तस्वीर को ध्यान से देखा। बेडरूम में सामान खंगाला गया था, लेकिन तिजोरी वैसी की वैसी थी। उसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। फोन, लैपटॉप जैसी महंगी चीजें अभी भी वहीं थीं। अगर ये लूट थी तो अपराधी खाली हाथ क्यों चला गया? एक युवा अधिकारी ने टिप्पणी की, सर, हो सकता है कि अपराधी बीच में पकड़ा गया हो और डरकर भाग गया हो। कर्नल खन्ना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन संदेह बना रहा। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक लूट नहीं है। इस कहानी में कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह जांच दल दूसरी बार जांच के लिए घटनास्थल पर लौटा। हर छोटे विवरण की अधिक सावधानी से जांच की गई। उसी समय राजेश कुमार को अस्थायी रूप से एक रिश्तेदार के घर पर रहने की अनुमति दी गई, लेकिन सुरक्षा और जांच में सहायता के लिए हमेशा एक अधिकारी उसके साथ रहता था। पहले कुछ दिनों के दौरान राजेश ने हमेशा पूरा सहयोग किया। वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था, अपनी पत्नी के फोन नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट प्रदान किए। यहां तक कि उसने स्वेच्छा से पुलिस से अपनी पत्नी और बेटे के लिए न्याय दिलाने के लिए अपराधी को खोजने का अनुरोध किया। उसके दुख और सहयोगी रवैये ने पड़ोस के कई लोगों को उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण बना दिया। हर कोई सोचता था कि वो उस शहर का सबसे अभागा आदमी है, लेकिन ये उसकी अत्यधिक शांति और सहयोग ही था जिसने कर्नल खन्ना को बेचैन कर दिया। वो जानते थे कि जांच में असली अपराधी आमतौर पर 2 तरह से व्यवहार करते हैं। या तो वे पूरी तरह से नियंत्रण खो देते हैं, या वे अजीब तरह से बहुत शांत रहते हैं। और फिर जब शव परीक्षण पूरा हो गया और फॉरेंसिक लैब से परिणाम भेजे गए, तो सब कुछ एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया। एक ऐसी दिशा जिसकी जांच दल में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपराध के 3 दिन बाद प्रयागराज जिला पुलिस की फॉरेंसिक साइंस लैब ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर ली। फाइल उसी रात विशेष जांच दल को भेज दी गई। बैठक का कमरा पूरी तरह से शांत था। केवल कागजों के पलटने की हल्की आवाज आ रही थी, क्योंकि कर्नल अर्जुन खन्ना सावधानी से हर पन्ने को देख रहे थे। पहला परिणाम, दोनों पीड़ित 34 वर्षीय प्रिया शर्मा और 5 वर्षीय रोहन कुमार की मौत तेज धार वाले हथियार से हुए कई घावों के कारण अत्यधिक खून बहने से हुई थी।
प्रिया के शरीर पर घाव मुख्य रूप से छाती और पेट के क्षेत्र में केंद्रित थे, गहरे और निर्णायक, जिससे पता चलता था कि अपराधी ने ताकत, दृढ़ संकल्प और इरादे से हमला किया था। हालांकि जब बच्चे की जांच रिपोर्ट आई तो सभी का ध्यान उस पर गया। रोहन के शरीर पर घाव कम गहरे थे, एक निश्चित दिशा में नहीं थे और उनमें झिझक के संकेत थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया कि बच्चे पर हमला करते समय अपराधी मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर हो सकता है। ये किसी संवेदनहीन लुटेरे का काम नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का था जो आंतरिक संघर्ष की स्थिति में था। इस बात ने पूरे कमरे को चुप करा दिया, क्योंकि अगर ये सच था तो अपराधी के पीड़ितों से परिचित होने की बहुत अधिक संभावना थी, शायद परिवार का कोई सदस्य भी। मौत का समय रात 8 से 9 बजे के बीच निर्धारित किया गया था, यानी राजेश कुमार के घर आने से कम 1.5 घंटे पहले। इसलिए लूट और हत्या की थ्योरी डगमगाने लगी। अगर कोई चोर होता तो उसके पास बच्चे पर हमला करने में झिझकने का कोई कारण नहीं होता, नहीं वो घर में इतनी कीमती संपत्ति होने के बावजूद खाली हाथ जाता। एक युवा जांचकर्ता ने पूछा, तो फिर दूसरी मंजिल की खिड़की पर जबरदस्ती खोलने के निशान का क्या सर? हो सकता है कि अपराधी वास्तव में बाहर से आया हो। कर्नल खन्ना ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज गहरी हो गई। हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि वे निशान सब कुछ हो जाने के बाद बनाए गए थे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी विचारमग्न आंखों ने सभी को समझा दिया कि संदेह पैदा होने लगा है। फिर भी जांच हमेशा सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। कर्नल खन्ना ने दोनों पीड़ितों के शरीर और आसपास की वस्तुओं से जैविक नमूनों को आगे की जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया, ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई बाहरी डीएनए मौजूद है, जिससे घटनास्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति की संभावना निर्धारित की जा सके। साथ ही उन्होंने जांच दल को पीड़ितों के संबंधों की जांच करने का अनुरोध किया। प्रिया को एक मिलनसार, सक्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो ऑनलाइन कारोबार करती थी और उसके कई सामाजिक संबंध थे। पड़ोसियों की नजर में उनका परिवार काफी खुश था। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने गहराई से जांच की तो उन्होंने पाया कि हाल ही में प्रिया अपने निजी फोन का बहुत अधिक उपयोग कर रही थी। अक्सर देर रात तक संदेश भेजती थी और उसकी दिनचर्या में अचानक बदलाव आया था। एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ने कहा कि पीड़ित के फोन पर कुछ बातचीत हटा दी गई थी, लेकिन डेटा सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से उन्हें पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। हम उन्हें पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। इस विवरण पर विशेष दल ने तुरंत ध्यान दिया। बातचीत के बाद संदेशों को हटाना यह दर्शाता है कि सामग्री निजी थी। साझा करना मुश्किल था और संभवतः एक विवाहेतर संबंध से संबंधित था। यहां से कर्नल खन्ना ने जांच की दूसरी दिशा खोलने का अनुरोध किया। इस संभावना से इनकार न करें कि अपराध भावनात्मक संघर्ष से उत्पन्न हुआ है। पीड़ित के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले सभी लोगों की जांच करें। इस बीच राजेश कुमार ने अपना सहयोगी रवैया बनाए रखा। वो अनुरोध पर जांच एजेंसी में आया, हर सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के काम और दोस्तों के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी दी। वो शांत और संयमित लग रहा था, कभी कभी पुलिस को सलाह भी देता था, आप लोग सब कुछ बहुत सावधानी से करें। मैं बस चाहता हूं कि दुष्ट को पकड़ा जाए, ताकि मेरी पत्नी और बेटे की आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये अजीब शांति ही थी जिसने कर्नल खन्ना को बेचैन कर दिया। दशकों के अनुभव से वो जानते थे कि जो लोग वास्तव में दुखी होते हैं वे अक्सर इतना नहीं बोल पाते। फिर भी कोई असामान्य सबूत नहीं था। जांच दल को वस्तुनिष्ठ डेटा इकट्ठा करना जारी रखना पड़ा। इस बिंदु पर सभी जांचें आधिकारिक तौर पर 2 शाखाओं में विभाजित हो गईं। एक शाखा ने बाहरी व्यक्ति के निशान की तलाश में जबरन प्रवेश की संभावना की जांच जारी रखी। दूसरी शाखा ने प्रिया के व्यक्तिगत संबंधों का पता लगाया, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था। मामला धीरे धीरे एक लूट के मामले से एक भावनात्मक तत्व के साथ हत्या के मामले में बदल रहा था। हालांकि सब कुछ अभी भी बहुत धुंधला था। खिड़की के बाहर प्रयागराज की बारिश भारी होने लगी थी। हर बूंद जांचकर्ताओं की एक बेचैन रात के लिए एक लय की तरह बज रही थी।
कर्नल खन्ना अभी भी अपनी मेज पर विचारामग्न बैठे थे। फाइल के कवर पर पीड़ित के परिवार की तस्वीर को देख रहे थे। वो खुशहाल मुस्कान अब केवल एक याद थी। उन्होंने धीरे से अपने सहयोगियों से कहा, इंसान की भावनाएं हमेशा निशान छोड़ जाती हैं। चाहे वे उन्हें कितना भी छिपाने की कोशिश करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। और फिर प्रिया के फोन डेटा को पुनर्प्राप्त करने से एक अप्रत्याशित विवरण सामने आया, जिसने जांच की एक पूरी तरह से नई दिशा खोल दी, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। फोरेंसिक टीम ने प्रिया के फोन डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए साइबर सुरक्षा विभाग के साथ सहयोग किया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अधिकांश निजी संदेश हटा दिए गए थे और व्यक्तिगत खाते भी 2 कारक प्रमाणीकरण द्वारा सुरक्षित थे। लेकिन विशेष उपकरणों के माध्यम से तकनीशियनों ने बातचीत के लॉग और कॉल इतिहास का एक हिस्सा पुनर्प्राप्त किया। जब फोन नंबरों की सूची प्रदर्शित हुई, तो अपराध से पहले के आखिरी महीने में एक अपरिचित नाम कई बार दिखाई दिया, जिसे संपर्क के रूप में सहेजा नहीं गया था, लेकिन अक्सर दिखाई देता था। अधिकांश संदेश देर रात में होते थे। पुनर्प्राप्त अंशों में बातचीत का लहजा काम से अधिक भावनात्मक था। अब और फोन मत करो, अगर राजेश को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। चीजों को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता था कि ये किस तरह का रिश्ता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक दूसरा आदमी प्रिया के जीवन में आ गया था। जांच दल ने प्रिया के साथ काम करने वाले सभी दोस्तों, भागीदारों, ग्राहकों की एक सूची तैयार की। सूची दर्जनों पन्नों की थी। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके सत्यापित किया गया, क्या काम के अलावा कोई और व्यक्तिगत संबंध था? क्या आप कभी प्रिया से अकेले मिले थे? क्या ईर्ष्या, संघर्ष या किसी विवाद के कोई संकेत थे? जांचकर्ताओं ने कई दिनों तक लगातार काम किया। विभिन्न पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय किया, जहां प्रिया रहती थी और कारोबार करती थी। उन्होंने कई छोटी छोटी जानकारियां एकत्र कीं। किसी ने कहा कि प्रिया ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, किसी ने कहा कि वो मितभाषी थी, और किसी ने खुलासा किया कि कभी-कभी उसे अजीब फोन आते थे। बातचीत छोटी लेकिन तनावपूर्ण होती थी। उसी समय तकनीकी टीम ने पीड़ित के उपकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक निशानों का फिर से विश्लेषण किया। सोशल मीडिया ब्राउजिंग इतिहास से उन्होंने पाया कि प्रिया का एक सहायक खाता था जो 6 महीने पहले बनाया गया था, जिसमें एक तस्वीर के बजाय एक परिदृश्य की तस्वीर का उपयोग किया गया था। इस खाते में कम बातचीत थी, लेकिन अक्सर एक पुरुष खाते से संदेश प्राप्त होते थे जो समान रूप से गुमनाम था। दोनों खाते प्रयागराज क्षेत्र के भीतर एक ही आईपी पते से लॉगिन किए गए थे, और कभी-कभी राजेश के डिवाइस के साथ लॉगिन समय ओवरलैप होता था। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या पति को इस रिश्ते के बारे में पता था? जांच के दिनों के दौरान राजेश कुमार ने एक दुखी, मजबूत पति की छवि बनाए रखी। उसने अंतिम संस्कार की अच्छी तरह से देखभाल की। कई बार अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर के पास गिर पड़ा, जिससे हर कोई जो देखता था दुखी हो जाता था। राजेश ने पुलिस से भी संपर्क किया, मामले की प्रगति के बारे में पूछा और सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो वे उसके डीएनए का मिलान कर सकते हैं। शायद कोई बाहरी निशान मिल जाए। इस अत्यधिक सहयोग ने कर्नल खन्ना को और भी संदिग्ध बना दिया। जांच के अपने पेशे में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी जो वास्तव में दुखी थे। वे केवल अपनी क्षति में चुपचाप गुम हो जाते थे, लेकिन राजेश में उन्होंने एक असामान्य शांति देखी, जैसे कि वो जानबूझकर दूसरों के सामने एक आदर्श छवि बनाने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा हो। कर्नल खन्ना ने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके मन में पहले से ही एक दिशा तय थी। हमें इस संभावना को खारिज नहीं करना चाहिए कि खबर देने वाला व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस संदेह को गुप्त रखने का फैसला किया और बल को संदेशों में रहस्यमयी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने दिया। लगभग 1 सप्ताह तक जांच दल को फोन के निशान का पता लगाने के लिए दिन रात काम करना पड़ा। हर नंबर, हर आईपी पता, हर गुमनाम कॉल, हर नकली सोशल मीडिया खाता
हर कदम पर वापस खोजा गया। छठे दिन एक पुनर्प्राप्त डेटा ने आशाकीय किरण लाई। एक हटाई गई फाइल में 15 दिसंबर की रात को एक अज्ञात खाते से भेजा गया 17 सेकंड का एक वॉइस मैसेज था। अपराध से ठीक 3 दिन पहले एक आदमी की कर्कश आवाज गूंज उठी, मुझे माफ कर दो। मुझे अब और संदेश नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी तुम दोनों मां बेटे की याद आती है। पूरा कमरा चुप हो गया। उस माफी और तुम दोनों मां बेटे के संबोधन ने सभी को ये समझा दिया कि वो व्यक्ति प्रिया और रोहन के बहुत करीब था। कर्नल खन्ना ने तुरंत आवाज के स्रोत का पता लगाने का निर्देश दिया। पुराने परिचितों, दोस्तों और भागीदारों की कॉल में आवाज का मिलान किया। इस काम में समय लगेगा, लेकिन कम से कम जांच की नई दिशा स्पष्ट थी। जांच दल प्रिया के व्यक्तिगत सामानों की फिर से जांच करने के लिए घटनास्थल पर लौटा। ड्रेसिंग टेबल की दराज में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें प्रिया और एक अज्ञात व्यक्ति कुछ साल पहले दिल्ली की यात्रा के दौरान एक साथ थे। आदमी का चेहरा आंशिक रूप से कटा हुआ था, ऐसा लगता था कि किसी ने उसे फाड़ दिया हो। तस्वीर के पीछे बॉल पॉइंट पेन से एक धुंधली लिखावट थी, उन दिनों तुम सूरज की तरह मुस्कुराती थीं। पूरी टीम चुप थी, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके दिलों में वे सभी समझ गए थे कि ये अब एक यादृच्छिक अपराध का मामला नहीं था। मकसद धीरे धीरे प्यार, विश्वासघात और एक घर के भीतर कहीं सुलगती ईर्ष्या से उभर रहा था जो शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि उस आदमी की पहचान अभी भी एक रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, वो कहां था और क्या वो वास्तव में मामले से संबंधित था। जांच दल के पास केवल कुछ कमजोर सुराग थे, एक वॉइस मैसेज में एक आवाज, एक फटी हुई तस्वीर और आधी रात में कई अनुत्तरित कॉल। लेकिन कभी कभी ये प्रतीत होने वाले छोटे विवरण ही होते हैं जो सच्चाई के पूरे दरवाजे को खोलते हैं। कर्नल खन्ना जांच बोर्ड के सामने खड़े थे। उनकी आंखें लाल धागों से जुड़ी समय रेखा पर टिकी थीं। हर मील का पत्थर, हर विवरण एक पतले तर्क के धागे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आवाज गहरी हो गई, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये अंधेरे में छिपा आदमी पूरे मामले को सुलझाने के लिए निर्णायक टुकड़ा है। 17 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग और हटाए गए संदेशों की श्रृंखला में आवाज का पता लगाने के लगभग 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उच्च तकनीक जांच दल अंततः एक मिलान परिणाम पर पहुंचा। वॉइस फाइल में आवाज प्रिया शर्मा के एक पूर्व व्यापार भागीदार से 90% से अधिक मेल खाती थी। 35 वर्षीय समीर वर्मा एक स्वतंत्र वास्तुकार जो दिल्ली में रहता था। जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कर्नल अर्जुन खन्ना कुछ देर चुप रहे। ऐसा लग रहा था कि सभी तथ्य उस परिकल्पना से मेल खाते हैं जो उन्होंने तैयार की थी। मामला एक भावनात्मक संघर्ष से उत्पन्न हुआ था। एक व्यक्ति जो पीड़ित के करीब था, अब हत्या से ठीक पहले उसके जीवन से गायब हो गया था। ये उसे बुलाने के लिए पर्याप्त कारण था। समीर वर्मा को अगले दिन सुबह ही समन जारी कर दिया गया। जब वो मुख्यालय में उपस्थित हुआ तो समीर वास्तव में स्तब्ध और भयभीत लग रहा था। उसने लगातार जोर देकर कहा कि उसका प्रिया और उसके बेटे की मौत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे घटना के बारे में पता है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं और प्रिया दोस्त थे। सिर्फ दोस्त? हाल ही में उसने मुझे अपने पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताया था। मैंने उसे शांत रहने की सलाह दी थी। हमने कभी कोई सीमा पार नहीं की। समीर की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि 2 साल पहले जब उसे राजेश और प्रिया के 3 मंजिला घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए काम पर रखा गया था, तो वो और प्रिया एक दूसरे को जानने लगे। काम खत्म होने के बाद भी वे संपर्क में रहे। समीर ने स्वीकार किया कि उसे प्रिया के लिए भावनाएं थीं, लेकिन वे केवल साझा करने और प्रशंसा तक ही सीमित थीं। बिल्कुल भी गलत संबंध नहीं। जांचकर्ताओं ने पीड़ित के फोन में वॉइस मैसेज के बारे में पूछा। समीर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज रुंध गई। हाँ, वो मैं था। मैंने वो संदेश इसलिए भेजा क्योंकि मैंने सुना था कि उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थीं। मैं बस चाहता था कि वो शांत रहें। कोई जल्दबाजी में निर्णय ना ले। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा।
समीर के बयानों ने जांच दल को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जिसने मामले को एक नया मोड़ दिया वो उसका सबूत था। 18 दिसंबर की रात 8 से 9 बजे के बीच जब हत्या हुई, समीर दिल्ली में अपनी डिजाइन टीम के साथ एक ऑनलाइन बैठक में भाग ले रहा था। 7 अन्य लोगों ने इसकी पुष्टि की, साथ ही प्लेटफॉर्म पर संग्रहित बैठक की रिकॉर्डिंग भी थी। जब दोबारा जांच की गई तो सभी डेटा मेल खाते थे। समीर का लॉगिन आईपी पता भी दिल्ली के साकेत में स्थित पाया गया, जो प्रयागराज से 120 किलोमीटर से अधिक दूर था। दूसरे शब्दों में, अपराध के समय उसका घटना स्थल पर होना असंभव था। जांचकर्ताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि अंधेरे में छिपा आदमी सामने आ गया था, लेकिन वो अपराधी नहीं था। मामला जो सुलझने के करीब लग रहा था, अचानक एक गतिरोध पर पहुंच गया। जब सभी सबूतों ने उसकी बेगुनाही की पुष्टि की, तो जांच दल को अपनी पूरी परिकल्पना को समायोजित करना पड़ा। अगर ये पीड़ित का प्रेमी नहीं था, तो कौन इतनी क्रूरता से हमला कर सकता था? किसी अजनबी के कोई निशान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कर्ज का विवाद नहीं। सभी संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। कर्नल खन्ना और उनके सहयोगियों को तीसरी बार पूरे घटनास्थल पर वापस जाना पड़ा। हर छोटे कोने की सावधानीपूर्वक जांच की गई। जूते के निशान, उंगलियों के निशान, कपड़े के रेशे, बाल, खून के धब्बे, लेकिन कुछ भी नया नहीं मिला। जो कुछ बचा था वो केवल एक कठोर वास्तविकता की ओर इशारा करता था। सफाई से काम किया, घर के बारे में जानता था और एक झूठा घटनास्थल बनाने के लिए पर्याप्त शांत था। हर छोटा सुराग धीरे धीरे एक भयानक बात की ओर इशारा कर रहा था। अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो सभी सबूत अभी भी शून्य की ओर क्यों इशारा कर रहे थे? जांचकर्ता थकी हुई आंखों से लौटे, हर कोई बेचैन था। ऐसा लग रहा था कि मामला एक अदृश्य हाथ से अवरुद्ध हो गया है। जब भी उन्हें कोई दिशा मिलती है तो उन्हें एक मृत अंत में धकेल दिया जाता है। एक रात की बैठक में कर्नल खन्ना चुपचाप मामले के नक्शे के पास खड़े थे। उनकी आंखें राजेश, प्रिया और रोहन की टूटी हुई पारिवारिक तस्वीर पर टिकी थीं, जिसमें वे एक गर्म मुस्कान के साथ थे। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। इस घर में कुछ ऐसा है जो हमने अभी तक नहीं देखा है। कोई जो घर को अच्छी तरह से जानता है, जो माँ और बेटे की आदतों को जानता है, केवल वही इतनी जल्दी काम कर सकता है। लेकिन ठोस सबूत के बिना संदेह केवल संदेह ही बना रहा। जांच दल को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए निशान के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो परिणाम जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पूरे मामले को सुलझाने की कुंजी थी। इस समय फाइल अस्थायी रूप से अपराधी अज्ञात के रूप में बंद कर दी गई थी, लेकिन जांच बल की सभी आंखें एक बिंदु पर केंद्रित थीं, पति राजेश कुमार। किसी ने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन हर कोई समझ गया था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिला तो जवाब घर के भीतर ही हो सकता है। उस रात प्रयागराज में तेज हवाएं चलीं, बारिश हुई। उस बरामदे पर बची हुई धूल की पतली परत को धो दिया जहां त्रासदी हुई थी। आपराधिक जांचकर्ता अभी भी अपनी मेज पर जाग रहे थे, डीएनए परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मामले की पूरी तस्वीर को बदल सकता था। वे नहीं जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो जांच रिपोर्ट सभी को सांस रोक देने वाले सदमे में डाल देगी। साल के शुरुआती ठंडे दिनों में प्रयागराज जिला पुलिस मुख्यालय में माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। पूरी विशेष जांच टीम घने कोहरे में खोई हुई लग रही थी। जांच की सभी दिशाओं का पता लगा लिया गया था। सभी सुराग एक मृत अंत तक ले गए थे। अपराधी गायब हो गया था, कोई निशान नहीं छोड़ा था। फिर भी कर्नल अर्जुन खन्ना के लिए, जिन्होंने दशकों तक इस पेशे में काम किया था, वे अच्छी तरह जानते थे कि कभी-कभी सफलता उच्च तकनीकी जांच तकनीकों से नहीं आती है, बल्कि सबसे उबाऊ लगने वाली प्रक्रियाओं में निहित होती है। एक सुबह जब जांच दल अभी भी किदगंज इलाके के आसपास के गवाहों से पूछताछ कर रहे थे, कर्नल खन्ना ने पूरी विशेष जांच टीम को बैठक कक्ष में बुलाया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हम शुरू से शुरू करेंगे, प्रक्रिया का पालन करेंगे, कदम दर कदम।
कोई भी विवरण नहीं छोड़ेंगे। इन शब्दों ने कमरे में कई लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। लगभग आधे महीने तक भावनात्मक संदिग्धों से लेकर लूट और हत्या तक की गर्म जांच दिशाओं का पालन करने के बाद हर कोई थक चुका था। शुरू से शुरू करना व्यर्थ लग रहा था, लेकिन कर्नल खन्ना के लिए ये सैकड़ों रिपोर्टों, तस्वीरों और बयानों के बीच छिपे असामान्य बिंदु को खोजने का एकमात्र तरीका था। पारिवारिक तत्वों वाले हत्या के मामलों में नियमों के अनुसार जांच एजेंसी हमेशा घटनास्थल पर जैविक निशानों की तुलना करने के लिए पीड़ितों और रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के डीएनए नमूने लेती है। ये प्रक्रिया जांचकर्ताओं के लिए सांस लेने जितनी परिचित थी, लेकिन बहुत जटिल मामलों में कभी-कभी लोग इसे अनजाने में हल्के में ले लेते थे। ये सोचकर कि ये केवल एक औपचारिकता है, फॉरेंसिक टीम तुरंत अपने उपकरणों के साथ राजेश कुमार के घर गई। इस समय वो अभी भी एक बेचारा पति था जिसे जनता की सहानुभूति प्राप्त थी। पड़ोसियों ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद राजेश शायद ही कभी बाहर गया। केवल धंसी हुई आंखों और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ घर के अंदर ही रहता था। जब उसने सुना कि पुलिस डीएनए नमूने लेने आई है, तो उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, यहां तक कि तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। आप लोग जो आवश्यक है वो करें। मैं भी बस अपनी पत्नी और बेटे के हत्यारे को पकड़ना चाहता हूं, राजेश ने कर्कश आवाज में कहा। यह कहकर उसने फोरेंसिक अधिकारी को खून का नमूना लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पूरी तरह से शांत। उसके सहयोगी रवैये ने टीम को और कोई संदेह नहीं करने दिया। राजेश के नमूने 2 पीड़ितों के नमूनों के साथ सावधानी पूर्वक सील कर दिए गए और उसी दिन जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिए गए। एक प्रतीत होता है कि सरल प्रक्रिया, लेकिन इसने चुपचाप इस मामले के लिए एक पूरी तरह से नया दरवाजा खोल दिया। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा के दिन सबसे लंबे थे। कर्नल खन्ना अक्सर अपने कार्यालय में अकेले बैठते थे। हर रिपोर्ट, घटनास्थल की हर तस्वीर को फिर से पढ़ते थे। उन्हें उस रात राजेश कुमार का चेहरा याद आया। एक आदमी खून के एक पूल के बीच घुटनों के बल बैठा था, कर्कश आवाज में रो रहा था। उस दृश्य ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी दुखी कर दिया था, लेकिन जितना अधिक उन्होंने सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि कुछ मेल नहीं खा रहा है। एक आदमी जिसने अभी-अभी अपने जीवन की सबसे भयानक त्रासदी देखी थी, लेकिन उसके आंसू बहुत जल्दी सूख गए। जिस तरह से उसने कहानी सुनाई वो भी बहुत सुसंगत, बहुत सहज थी। वो बुदबुदाया, फिर भी वो भावना केवल एक अंतर्ज्ञान थी, बिना सबूत के। सभी अटकलें व्यर्थ थीं और इसलिए कर्नल खन्ना केवल डीएनए जांच के परिणामों पर ही भरोसा कर सकते थे, एक ऐसी सच्चाई जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। प्रतीक्षा अवधि के दौरान तकनीकी टीम ने घटनास्थल पर एक और विवरण खोजा। बिस्तर की चादर पर एक छोटा बाल चिपका हुआ था, जो ना तो पीड़ित पति पत्नी के बालों के नमूनों से मेल खाता था और ना ही बच्चे के। बाल को ठंडा रखा गया और जांच के लिए भेजा गया। आमतौर पर लूट और हत्या के मामले इसी तरह के निशान छोड़ते हैं, लेकिन इस बार बालों की उपस्थिति ने कर्नल खन्ना का ध्यान और भी अधिक आकर्षित किया। उन्होंने संस्थान से परिवार के 3 सदस्यों और एकत्र किए गए नमूनों के बीच सभी जैविक निशानों की तुलना करने का अनुरोध किया, जिसमें पिता पुत्र के रक्त संबंध का सत्यापन भी शामिल था। कुछ युवा जांचकर्ताओं ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सर, क्या इस मामले में रक्त संबंध का निर्धारण आवश्यक है? मामले में कोई पारिवारिक विवाद का तत्व नहीं है। कर्नल खन्ना ने केवल संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, प्रक्रिया का पालन करें। परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए जांच दल ने चुपचाप राजेश कुमार पर नजर रखना जारी रखा। अजीब बात यह थी कि अपनी पत्नी और बेटे को खोए हुए 2 सप्ताह से भी कम समय हुआ था। राजेश अपनी निर्माण कंपनी में काम पर लौट आया था। वो शांत व्यवहार करता था, पुलिस से बचता नहीं था, यहां तक कि जांच की प्रगति के बारे में पूछने के लिए फोन भी करता था। कर्नल खन्ना के एक सहयोगी ने आश्चर्य व्यक्त किया, वह बहुत शांत है सर, लेकिन शायद यह सिर्फ हर किसी का नुकसान से निपटने का तरीका है। कर्नल खन्ना ने जवाब नहीं दिया, केवल खिड़की से बाहर देखा। उनकी आंखों में
चतुर अपराधी आवश्यकता से अधिक सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई मामले देखे थे जहां अपराधी ही रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति था और उन्होंने हत्यारों को अपने ही द्वारा मारे गए पीड़ितों के अंतिम संस्कार में बेहोश होने तक रोते देखा था। हालांकि सभी विचार केवल भावनाएं थे। उन्हें जो चाहिए था वो अकाट्य सबूत था, कुछ ऐसा जो केवल विज्ञान ही प्रदान कर सकता था। 9वें दिन नमूने भेजे जाने के बाद केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने सूचित किया कि परिणाम पूरे हो गए हैं और वापस भेजे जाने की तैयारी है। पूरी विशेष जांच टीम ने लगभग अपनी सांस रोक ली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक नियमित प्रक्रियात्मक कदम पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। उस दोपहर जब दिन की आखिरी किरणें मुख्यालय की खिड़की से तिरछी पड़ रही थीं, एक जांच अधिकारी ने कर्नल खन्ना को एक सील बंद लिफाफा सौंपा। उन्होंने उसे लिया, धन्यवाद में धीरे से सिर हिलाया और उसे खोला। पहली पंक्ति जो उनकी आंखों पर पड़ी, डीएनए जांच के परिणाम पूरे। विशेष खोज। पुराने कमांडर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने शांति से दस्तावेज को मेज पर रखा, फोन उठाया और विशेष जांच टीम के नेताओं को बुलाया। आज रात एक आपातकालीन बैठक है, हमें परिणाम मिल गए हैं। उस रात विशेष जांच टीम का बैठक कक्ष देर तक रोशन रहा। हर कोई मौजूद था। उनकी आंखें कर्नल खन्ना के हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। उन्होंने फाइल को अपने सामने रखा, उनकी आवाज गहरी हो गई। साथियों, मैंने ये परिणाम रिपोर्ट पढ़ ली है और शायद हमारी पूरी जांच की दिशा बदलने वाली है। कोई नहीं बोला। उस शांत स्थान में केवल खिड़की के बाहर हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कर्नल खन्ना ने मेज के चारों ओर देखा। उनकी आंखें धीरे धीरे रुकीं। ये अब एक लूट का मामला नहीं है, न ही ये एक प्रेम प्रसंग की हत्या है जैसा हमने सोचा था, बल्कि ये एक और त्रासदी हो सकती है। एक त्रासदी जो उस घर के भीतर से ही उत्पन्न हुई है। हर कोई स्तब्ध था। वे अभी तक शब्दों का पूरा अर्थ नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक बदलाव बहुत करीब आ रहा है। विशेष जांच दल के सभी सदस्य मौजूद थे। दीवार पर लगी घड़ी की सूखी टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। जब कर्नल खन्ना ने सावधानी से लिफाफा खोला तो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने एक एक करके कागज निकाले, धीरे धीरे पढ़ते हुए। कुछ ही सेकंड बाद उनकी भौहें तन गईं। उनका शांत चेहरा अचानक कठोर हो गया। मेज के चारों ओर बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनके दिल जल रहे थे। एक जांच अधिकारी खुद को रोक नहीं सका और धीरे से पूछा, रिपोर्ट सर, क्या कुछ असामान्य है? कर्नल खन्ना ने कागज नीचे रखा, चारों ओर देखा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक गहरा कश लिया। सफेद धुआं धुंधला होकर ऊपर उठा। उनकी आवाज गहरी और भावना से कर्कश हो गई। रक्त संबंध जांच के परिणाम एक बहुत ही विशेष बात दिखाते हैं। राजेश कुमार का डीएनए बच्चे रोहन कुमार के डीएनए से मेल नहीं खाता है। कमरा जम गया। हर कोई स्तब्ध था। कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। एक युवा अधिकारी ने कहा, नहीं, मेल नहीं खाता मतलब बच्चा उसका असली बेटा नहीं है। कर्नल खन्ना ने सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी फाइल पर थीं। हां, उन दोनों के बीच पिता पुत्र का कोई रक्त संबंध नहीं है। उस संक्षिप्त वाक्य ने उन सभी परिकल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया जिनका विशेष जांच दल इतने लंबे समय से पालन कर रहा था। एक लूट या एक साधारण ईर्ष्या प्रेरित हत्या के बारे में धारणाएं अब अर्थहीन हो गईं। एक और गहरी, अधिक कड़वी सच्चाई सामने आने लगी। ये मामला केवल नुकसान के बारे में नहीं था, ये एक पारिवारिक त्रासदी थी जिसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया था। कर्नल खन्ना ने अगले पन्ने खोले। जांच रिपोर्ट केवल रक्त संबंध के परिणामों पर ही नहीं रुकी, बल्कि इसमें एक विश्लेषण भी था जिसमें त्रुटि की संभावना लगभग शून्य थी। राजेश कुमार के रोहन कुमार का जैविक पिता होने की संभावना 0 है, 0% है। निष्कर्ष, कोई रक्त संबंध नहीं। ठंडे, भावहीन नंबर, लेकिन उनमें सभी बहानों को तोड़ने की शक्ति थी।
जांचकर्ताओं के लिए डीएनए झूठ नहीं बोलता। ये सबसे नग्न सत्य है। कोई भावना नहीं, कोई चाल नहीं। फोरेंसिक टीम के एक अधिकारी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो मकसद यही हो सकता है। एक आदमी को पता चलता है कि जिस बच्चे को वो इतने सालों से प्यार करता रहा है, वो उसका अपना बेटा नहीं है, वो अपना आपा खो सकता है। ये वाक्य एक छोटी सी चिंगारी की तरह था, जिसने पहले के सभी बिखरे हुए लिंक को अचानक एक भयावह रूप से तार्किक श्रृंखला में जोड़ दिया। अपराध की रात से ही कर्नल खन्ना ने हमेशा कुछ छोटे बिंदुओं पर असंगति महसूस की थी। दूसरी मंजिल की खिड़की पर जबरदस्ती खोलने के निशान थे, लेकिन किसी अजनबी के पैरों के निशान नहीं थे। बेडरूम में सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन केवल सतही तौर पर। कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं खोई थी। हत्या का हथियार घर का ही एक रसोई का चाकू था। जब तक कोई स्पष्ट जांच दिशा नहीं थी, तब तक यह सब एक लुटेरे के झूठे निशान के रूप में माना जा सकता था। लेकिन अब जब डीएनए परिणामों ने सच्चाई को उजागर कर दिया, तो सब कुछ भयावह रूप से तार्किक हो गया। अगर राजेश कुमार को पता था कि बच्चा उसका अपना नहीं है, तो आक्रोश, ईर्ष्या और विश्वासघात की भावना उसे विस्फोट करने पर मजबूर कर सकती थी। उस समय लूट और हत्या का मामला केवल एक नाटक था, जिसे उसने अपने ही अपराध को छिपाने के लिए रचा था। कर्नल खन्ना ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। कुछ मामलों में अपराधी को भागने की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक अच्छी भूमिका निभानी होती है। वो पुरुषों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते थे, विशेष रूप से राजेश जैसे लोगों के, जो सफल, प्रतिष्ठित और सम्मानित थे। उनके लिए ये पता लगाना कि बच्चा उनका अपना खून नहीं है, उनके सम्मान, उनके सबसे बड़े अहंकार पर एक छुरा घोंपने जैसा था। कई मामलों ने दिखाया था कि ऐसे लोग एक पल में पागल हो सकते हैं, और वो एक पल ही एक सौम्य पिता को हत्यारे में बदलने के लिए काफी था। विशेष जांच दल इस बात पर सहमत हुआ कि डीएनए जांच के परिणाम केवल वैज्ञानिक सबूत नहीं थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण मकसद भी थे। उन्होंने हत्या से पहले के महीनों में राजेश कुमार की गतिविधियों की समीक्षा की। उसने अपने बेटे के बाल कटवाए थे। उसने विशेष गर्व के साथ अपने बेटे की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की थीं। लेकिन लगभग 2 महीने पहले पड़ोसियों ने देखा कि वो कम बातूनी हो गया था। अक्सर अकेले शराब पीता था। एक बार एक करीबी दोस्त ने बताया कि राजेश ने आधे मजाक में पूछा था, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है, तो तुम क्या करोगे? उस समय हर कोई सोचता था कि ये केवल एक ऐसे व्यक्ति की व्यर्थ बातें हैं जो व्यावसायिक समस्याओं से दुखी है। लेकिन अब हर शब्द एक त्रासदी का अग्रदूत बन गया था। उस रात कर्नल खन्ना जागते रहे। मेज पर डीएनए फाइल अभी भी खुली थी। उन्होंने अपनी कार्य पुस्तिका में कुछ पेंसिल नोट्स जोड़े। मकसद ईर्ष्या, मुख्य संदिग्ध राजेश कुमार, पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाए। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना जो एक अपराध छिपा रहा है और साथ ही विश्वासघात के दर्द में डूबा हुआ है। एक छोटी सी चूक भी उसे हिंसक प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन वो ये भी समझ गए थे कि ये सच्चाई के दरवाजे को खोलने की कुंजी थी, जिसे वो और उनके सहयोगी लगभग 1 महीने से लगन से खोज रहे थे। कमरे से निकलने से पहले वो बहुत देर तक खड़े रहे। धुंधली रोशनी में डीएनए जांच रिपोर्ट सफेद चमक रही थी। विज्ञान की एक रोशनी, लेकिन एक ऐसी रोशनी भी जो मानवीय त्रासदी को उजागर करती है, क्योंकि कभी-कभी सच्चाई केवल न्याय को नहीं बचाती, ये एक पूरे जीवन को भी नष्ट कर सकती है। मामला जो एक गतिरोध में बंद होने वाला था, अब एक रास्ता मिल गया था। लेकिन यह भी वो समय था जब जांच दल को सबसे कठिन काम का सामना करना पड़ा। एक पति, एक पिता जिसे पूरा समाज सहानुभूति दे रहा था, को उसके अपराध का सामना करने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। उस रात कर्नल खन्ना ने धीरे से आह भरी।
वो जानते थे कि कल सुबह असली दिमागी लड़ाई शुरू होगी और इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, परिवार, सम्मान और मानवता। 12 जनवरी 2025 की सुबह प्रयागराज जिला पुलिस मुख्यालय एक बार फिर भारी माहौल में डूबा हुआ था। डीएनए जांच के परिणाम मिलने के बाद विशेष जांच टीम ने राजेश कुमार को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। इस बार ये एक सामान्य पूछताछ नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी कमांडर और एक ऐसे व्यक्ति के बीच एक वास्तविक दिमागी लड़ाई थी जिसने अपने अपराध को पूर्ण दुख की आड़ में छिपा रखा था। राजेश कुमार कमरे में दाखिल हुआ। उसका रूप हमेशा की तरह था, बहुत पतला, उसका चेहरा खोखला, उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसने चारों ओर देखा। कर्नल खन्ना को मेज के सिरे पर बैठे देखा। धीरे से सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने सब कुछ बता दिया है, मुझे नहीं पता कि आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं। कर्नल खन्ना मुस्कुराए, एक शांत मुस्कान जो पढ़ना मुश्किल था। उन्होंने राजेश के लिए एक गिलास पानी डाला। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। हम बस कुछ और विवरण स्पष्ट करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है, बस थोड़ा और हम इस मामले को बंद कर सकते हैं। ये वाक्य सुनने में हल्का लग सकता है, लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक जाल छिपा हुआ था। अनुभवी जांचकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि एक अपराधी को उजागर करने के लिए आपको उसे मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उसे अपने ही शब्दों का खंडन करने पर मजबूर करना है। कर्नल खन्ना ने परिचित प्रश्नों से शुरुआत की। आप ठीक कितने बजे घर पहुंचे जब आपने अपनी पत्नी और बेटे को पाया? तो आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आपने जबरदस्ती प्रवेश के कोई अन्य संकेत देखे? राजेश कुमार ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। शब्द ऐसे निकले जैसे उन्हें याद किया गया हो, सुनने में उत्तम लगते थे, लेकिन कर्नल खन्ना जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने दशकों तक अपराधियों का अवलोकन किया था, ये सहजता ही सबसे संदिग्ध संकेत थी। उन्होंने राजेश को ध्यान से देखा और फिर धीरे से पूछा, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते थे? राजेश एक पल के लिए चौंक गया। एक प्रतीत होता है कि भावनात्मक प्रश्न, लेकिन ये उसके चेहरे को एक सेकंड के लिए रोकने के लिए पर्याप्त था। हाँ, बिल्कुल, हम बहुत खुश थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे परिवार के साथ क्यों हुआ। कर्नल खन्ना ने सिर हिलाया, अपने ब्रीफकेस से एक पीले रंग का सील बंद लिफाफा निकाला, उसे धीरे से मेज पर रखा। राजेश, मुझे विश्वास है कि आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, जो असली अपराधी को खोजने में मदद कर सकता है। कमरे में माहौल तुरंत बदल गया। राजेश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। कर्नल खन्ना ने लिफाफा खोला, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लोगो वाला एक कागज निकाला और उसे राजेश की ओर धकेल दिया। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, डीएनए जांच का निष्कर्ष, राजेश कुमार और रोहन कुमार के बीच पिता पुत्र का कोई रक्त संबंध नहीं है। राजेश ने उन शब्दों को घूर कर देखा। केवल एक पल में उसका पीला चेहरा बदल गया, उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथ अनजाने में कागज को इतनी कसकर पकड़ लिए कि वो सिकुड़ गया। कमरा पूरी तरह से चुप हो गया। केवल घड़ी की नियमित टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, जैसे कि दोनों लोगों के दिलों की धड़कन गिन रही हो। कर्नल खन्ना ने धीरे धीरे कहा, क्या आप इसे समझा सकते हैं राजेश? पहले तो राजेश ने शांत रहने की कोशिश की। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। उसकी आवाज कर्कश हो गई। आप लोग गलत हैं, हो सकता है कि नमूने मिल गए हों, मैं इन नंबरों पर विश्वास नहीं करता। कर्नल खन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल एक और कागज आगे बढ़ाया। बालों के नमूनों, खून के नमूनों का मिलान। परिणाम 2 स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा पुष्टि किए गए थे। कोई गलती नहीं है राजेश, सभी नमूने आपके घर से सील करके लिए गए थे। विज्ञान झूठ नहीं बोलता। ये वाक्य अंतिम छुरा जैसा था। पसीना राजेश के माथे पर लुढ़कने लगा। उसकी आंखें खोखली हो गईं। वो खाली जगह को घूर रहा था। फिर अचानक वो हंस पड़ा।
एक सूखी हंसी जो उसके गले में घुट गई। तो आप लोग सब कुछ जानते हैं? कर्नल खन्ना थोड़ा झुके। उनकी आंखें अभी भी शांत थीं। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन शायद आप बाकी की कहानी बताएंगे। उस पल से राजेश कुमार अपनी शांत परत से फिसलने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आवाज टुकड़ों में टूट गई। मुझे बहुत पहले से शक था। महीनों तक मैं अपने बेटे के चेहरे पर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हर बार जब वो मुस्कुराता था तो मुझे दर्द होता था, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया। उसके कंधे कांप रहे थे। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने एक टेस्ट करवाया था। मैंने चुपके से उसके बाल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया, और परिणाम वही थे जो आपके पास हैं। कमरे में किसी ने और कुछ नहीं कहा। सभी चुप रहे ताकि वो आदमी खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सके। मैंने उससे पूछा, उसने इनकार नहीं किया, केवल रोई। उसने कहा कि ये अतीत की एक गलती थी, कि बच्चा अभी भी मेरा बेटा था, लेकिन मैं इसे कैसे सहन कर सकता था। 5 साल तक मैंने किसी और के बच्चे को पाला और मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसकी आवाज टूट गई, घने माहौल में खो गई। कर्नल खन्ना ने धीरे से सिर हिलाया। धैर्यपूर्वक सुनते रहें। वो जानते थे कि ये वो क्षण था जब सच्चाई को खुद उभरने देना चाहिए। लगभग 1 घंटे के बाद राजेश बहुत देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसने सिर उठाकर सीधे कर्नल खन्ना की आंखों में देखा। उस रात मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं बस बात करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे बच्चे के साथ खेलते देखा, उन दोनों की मुस्कान को देखा, तो मेरे दिमाग में केवल लाल रंग था। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया। जब मैं होश में आया तो हर जगह खून था। मैंने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज रुंध गई, आंसू बह निकले। अब ये कोई अभिनय नहीं था, बल्कि एक वास्तविक पतन था। राजेश ने सिर झुका लिया। उसके हाथ मेज के किनारे को इतनी कसकर पकड़े हुए थे जैसे वो खुद को दंडित करना चाहता हो। मुझे पता है कि मैं मरने के लायक हूं, लेकिन उस समय मैं बस चाहता था कि वो दर्द गायब हो जाए, बस एक पल के लिए। कर्नल खन्ना ने अपना हाथ मेज पर रखा, धीरे से आह भरी। तुम जा सकते थे, तुम चुप रहना चुन सकते थे, तुम माफ करना चुन सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें मारना चुना और खुद को एक अलग रूप में समाप्त कर लिया। ये वाक्य कोई फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक समापन शब्द था जो तर्क की सीमाओं से बहुत दूर चला गया था। जब रिपोर्ट पूरी हो गई तो राजेश ने हस्ताक्षर किए। उसकी लिखावट हवा में कांपती हुई लग रही थी। ले जाए जाने से पहले उसने मुड़कर धीरे से पूछा, कर्नल साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप माफ कर पाते? कर्नल खन्ना कुछ देर चुप रहे और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जब हम नफरत को नियंत्रित करने देते हैं तो हम इंसान नहीं रहते। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। लोहे के ताले की सूखी आवाज गूंज उठी। कमरे में केवल सिगरेट का धुआं और मामले की फाइलें बिखरी पड़ी थीं। मामला आधिकारिक तौर पर राजेश कुमार के कबूलनामे के साथ बंद हो गया, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए ये कोई जीत नहीं थी। कर्नल खन्ना बहुत देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। चुपचाप बहती गंगा नदी को देखते रहे। वो जानते थे कि मामला सुलझा शब्दों के पीछे 3 जीवन थे जो एक अंतहीन भंवर में फंस गए थे, जहां प्यार, आत्मसम्मान और विश्वासघात एक त्रासदी में बदल गए। अपने वरिष्ठों को भेजी गई रिपोर्ट में उन्होंने केवल एक संक्षिप्त पंक्ति लिखी, राजेश कुमार मामला मकसद के रक्त संबंध में न होने का पता चलने पर ईर्ष्या हत्या का हथियार, घटनास्थल पर रसोई का चाकू, अपराध का समय 20:30 18 दिसंबर 2024। कोई टिप्पणी नहीं, कोई भावनात्मक पंक्ति नहीं। लेकिन हर कोई समझ गया कि इसके पीछे न्याय के तराजू को पकड़े हुए एक व्यक्ति के जीवन भर का पछतावा था। कर्नल खन्ना ने एक और सिगरेट जलाई। धीरे से अपने युवा सहयोगी से कहा, हमने मामला सुलझा लिया, लेकिन हम किसी को नहीं बचा सके। सबसे डरावनी चीज कभी कभी अपराधी नहीं होती,
बल्कि इंसान की भावनाएं होती हैं जब उन्हें सीमा तक धकेल दिया जाता है। धुआं धीरे धीरे छंट गया। कहानी समाप्त हो गई लग रही थी, लेकिन इसकी गूंज हमेशा नफरत और वैवाहिक धोखे की भयानक विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती रहेगी। उस सुबह प्रयागराज अभी भी भूरा और उदास था, जैसे एक लंबी सर्दी का बोझ अभी तक खत्म नहीं हुआ हो। जिला अदालत के गेट के सामने लोग चुपचाप कतारों में खड़े होकर अंदर देख रहे थे, जहां राजेश कुमार का मुकदमा चल रहा था। इस मामले ने कई महीनों तक गंगा के किनारे बसे इस छोटे से शहर को हिला कर रख दिया था। अदालत कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। पहली पंक्ति में राजेश कुमार, जो कभी एक अनुकरणीय सिविल इंजीनियर, एक सौम्य पति और एक प्यार करने वाला पिता था, अब केवल नीले रंग की कैदी की वर्दी में एक दुबला पतला साया था। उसके बाल छोटे कटे हुए थे, उसकी आंखें धसी हुई थीं। वह अब रो नहीं रहा था, ना ही कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था। अब सब कुछ व्यर्थ था। उसके सामने कटघरे में उन हाथों की छवि थी जिन्होंने कभी अपनी पत्नी और बेटे के लिए एक घर बनाया था, लेकिन इन्हीं हाथों ने उन लोगों की जान ले ली थी जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। पीठासीन न्यायाधीश ने आरोप पत्र की पूरी सामग्री को फिर से पढ़ा। हर शब्द शांत माहौल में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। आरोपी राजेश कुमार, 38 वर्ष, किदगंज, प्रयागराज निवासी, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप है, जिसमें 2 लोगों की हत्या का गंभीर आरोप है, जिनका पीड़ित से करीबी रिश्ता था। आरोप पत्र पढ़ने वाले की आवाज धीमी, गहरी और ठंडी थी। पीछे की सीटों से कुछ सिसकियों की आवाजें आईं। एक अधेड़ उम्र की महिला, पीड़ित प्रिया की मां, सिर झुकाए बैठी थी। उसके कांपते हाथ एक सफेद रुमाल को कसकर पकड़े हुए थे। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल कटघरे की ओर देखती रही, जहां वो आदमी जिसे वो कभी अपना दामाद मानती थी, सिर झुकाए खड़ा था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब अंतिम शब्द कहने के लिए कहा गया, तो राजेश कुमार खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे कांप रहा था। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। मेरे पास अपने लिए कहने को कुछ नहीं बचा है। मैं केवल माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने नफरत को अपने विवेक पर हावी होने दिया। मैं मरने के लायक हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी और बेटे की आत्मा को शांति मिले, भले ही देर हो गई हो। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे, मैंने उन्हें अपने पूरे दिल से प्यार किया था। वो रुका, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सांस की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा भरा था। मां, मुझे पता है कि मुझे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अगला जन्म होता है तो मैं फिर भी आपका दामाद बनना चाहूंगा। सिर्फ इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए। अदालत कक्ष में माहौल जम गया। पीछे की सीटों से एक घुटी हुई सिसकी ने कई लोगों को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जूरी के कुछ सदस्यों ने सिर झुकाकर चुपचाप नोट्स लिए, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति और दुख की चमक थी। 2 घंटे से अधिक के विचार विमर्श के बाद जूरी वापस लौटी। पूरा अदालत कक्ष खड़ा हो गया। पीठासीन न्यायाधीश की आवाज दृढ़ लेकिन भारी थी। अदालत आरोपी राजेश कुमार को अपनी पत्नी और बेटे 2 पीड़ितों की हत्या का दोषी पाती है। सजा मौत। ये वाक्य सूखा और कठोर था। पीछे से कुछ दबी हुई चीखें निकली और फिर शांत हो गईं। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे से सिर हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विनती नहीं। शायद उसके लिए यह सजा एक दंड नहीं, बल्कि अंतिम मुक्ति थी। उसके दुबले पतले चेहरे पर आंसू की 2 लकीरें लुढ़क गईं। इस आदमी के पास कभी सब कुछ था, काम, परिवार, सम्मान। अब केवल अपराध से जुड़ा एक नाम बचा था। उस दोपहर जब भीड़ छंट गई थी, कर्नल खन्ना अभी भी रुके हुए थे। वो अदालत के गेट के सामने अकेले खड़े थे, घने भूरे आकाश को देख रहे थे। ठंडी हवा चली, सड़क के किनारे के पेड़ों की सरसराहट की आवाज लेकर आई।
एक युवा सहयोगी पास आया, धीरे से बोला, कर्नल साहब, आखिरकार ये खत्म हो गया। कर्नल खन्ना ने एक सिगरेट जलाई, आह भरी, हाँ, कागजों पर खत्म हो गया, लेकिन इसमें शामिल लोगों के दिलों में यह शायद कभी खत्म नहीं होगा। वो जानते थे कि यह मामला कई लोगों को परेशान करेगा, न केवल इसकी क्रूरता के कारण, बल्कि इसलिए कि इसका मूल बहुत मानवीय था, विश्वास और विश्वासघात। केवल एक छिपा हुआ रहस्य, शादी में एक झूठ, ने 3 जिंदगियों को तोड़ दिया था और अनगिनत अन्य लोगों को दर्द में जीने के लिए छोड़ दिया था। वापस जाते समय कैदी वैन धीरे धीरे नए यमुना पुल के ऊपर से गुजरी। नीचे गंगा अभी भी बह रही थी। उसका पानी धीमा था, जैसे उसे पता ही न हो कि उसके किनारे पर एक मानवीय त्रासदी अभी अभी समाप्त हुई है। राजेश कुमार चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं और वो बाहर देख रहा था। शायद वो उस घर को याद कर रहा था जो कभी हंसी से भरा था, जहां वो कभी स्तंभ, पति और पिता था। केवल एक अंधेपन के क्षण में उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था और अब वो केवल अपने विवेक की सजा के बीच नग्न था। ड्राइवर की सीट पर युवा पुलिस अधिकारी ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसने एक अपराधी नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसकी अपनी नफरत ने निगल लिया था। उस रात कर्नल खन्ना अपने कार्यालय में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपनी कार्य पुस्तिका खोली, मामले की अंतिम पंक्ति लिखी, राजेश कुमार मामला समाप्त। कारण, पत्नी के विवाहेतर संबंध और बच्चे के रक्त संबंध में न होने का पता चलने पर मनोवैज्ञानिक संघर्ष। परिणाम, 2 मृत, एक को मौत की सजा, जड़, धोखा और भावनात्मक नियंत्रण का अभाव। उन्होंने नोटबुक बंद की, अपनी कुर्सी पर झुक गए। अपने करियर में इतने सालों में उन्होंने सैकड़ों मामले देखे थे, लेकिन जब भी वो प्यार के कारण हुए अपराध का सामना करते थे तो उनका दिल अभी भी दुखता था, क्योंकि पैसे या दुश्मनी के लिए की गई हत्याओं के विपरीत इस तरह के मामलों में हमेशा एक कमजोर हिस्सा होता है, एक अदम्य वृत्ति। काश उन्होंने जल्दी बात की होती, काश किसी ने हस्तक्षेप किया होता, काश उसने अपने आत्मसम्मान को मानवता से ऊपर नहीं रखा होता। वो बुदबुदाए। लेकिन काश केवल पछतावे में मौजूद होता है। न्याय निष्पक्षता ला सकता है, लेकिन ये मृतकों को वापस नहीं ला सकता, नहीं ये टूटे हुए दिलों को ठीक कर सकता है। राजेश कुमार के मामले का उल्लेख समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई महीनों तक किया गया। लोगों ने बहस की, निंदा की, सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन जब समाचार की लाइनें धीरे धीरे शांत हो गईं, तो केवल एक ठंडी दोहरी कब्र बची, जहां पत्नी और छोटा बेटा एक साथ लेटे थे। कब्र के पत्थर पर लिखा था, मां और बेटा हमेशा साथ। किसी ने पति का नाम नहीं लिखा, लेकिन जब भी हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी के सिसकने की आवाज पत्तों की सरसराहट में मिल जाती हो। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक बार कहा था, सभी मामलों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो खून या अपराध नहीं है, बल्कि वो क्षण है जब इंसान खुद को खो देता है। उस समय वे नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है। राजेश कुमार का मामला मौत की सजा के साथ समाप्त हो गया, लेकिन विवेक की सजा उसके जीवन के अंत तक उसके साथ रहेगी। ये केवल अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि धोखे, संघर्ष और चुप्पी में रहने वालों के लिए एक चेतावनी थी, क्योंकि कभी कभी त्रासदी विश्वासघात से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि हम दर्द और क्षमा का सामना करना नहीं जानते। एक शुरुआती कबूलनामा, एक देर से गले लगाना, एक पूरे परिवार को बचा सकता था। कर्नल खन्ना ने बाद में अपने छात्रों से कहा, मामला सुलझाना आसान है, लोगों को गिरने से बचाना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान में एक अंधेरा कोना होता है। बस एक छोटी सी दरार की जरूरत होती है और रोशनी बुझ जाएगी। ये कहानी अंततः केवल एक मामला नहीं थी, ये प्यार, विश्वास और अहंकार की नाजुक सीमाओं का प्रतिबिंब थी। एक व्यक्ति मर गया, एक को सजा हुई, लेकिन पूरे समाज को जगा दिया गया। और शायद यही न्याय का अंतिम उद्देश्य है, ताकि इस तरह की त्रासदियां दोबारा ना हों।
दोस्तों, आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।